तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल का चैप्टर। और जर्नल की अगर शुरुआत की जाए तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाकर दिखाना चाहता हूं। अगर ये फॉर्मेट आपको आ गया, आपकी आधी से ज्यादा चीजें तो डर जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा पार्टी? आओ जरा देखा जाए। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना सकते हैं। भाई हमारे जर्नल के चैप्टर में जो फॉर्मेट बनता है उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बिकॉज ये पहली चीज है जो आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल बनकर आएगी। तो हम सीखने जा रहे हैं जर्नल। जर्नल में बेटा सबसे पहला कॉलम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेट। जिस भी डेट पर जौन सा भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट पर उसे नोट हम करेंगे। अगला कॉलम बनता है हमारा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में वो सारी डिटेल्स और जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। उसके बाद अगला कॉलम बनता है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या है कि इस एंट्री को हम लेजर के किस अकाउंट में लिखेंगे। एक तरह से तुम मान सकते हो ये पेज नंबर होता है आसान भाषा में, लेकिन धीरे धीरे तुमको इसका भी यूज समझ में आएगा। उसके बाद हमें बनाना है डेबिट अमाउंट का कॉलम, और उसके बाद हमें बनाना है बच्चा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, हालांकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। बेटा अगर यहां पर एक टर्म होता है डेबिट, हम डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डीआर से। डीआर यहां पर डॉक्टर नहीं होता है, डीआर यहां पर डेबिट होता है। सिमिलरली एक टर्म होता है बच्चा पार्टी क्रेडिट, और क्रेडिट को हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है सीआर, लेकिन हम जर्नल एंट्रीज में इसको टू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एंट्री में टू लिखा हो तो आप यह मान लेना कि वो एंट्री क्रेडिट की जा रही है। अब हम बढ़ते हैं, कुछ एकदम बेसिक से रूल्स आपको समझाते हैं और डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर आते हैं बच्चा पार्टी कि ये प्रैक्टिकल और एंट्री और रूल कैसे इंप्लाई होंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अब मैंने आपको एक बात तो बता दी है, मैंने आपको एक बात इसके पिछले वाले चैप्टर्स में बता दी थी कि रियल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं और उनके रूल्स क्या हैं। लेकिन इस चैप्टर को थोड़ा सा हम अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें आपको जर्नल एंट्री आराम से समझ में आने जा रही है। तो चलो बेटा जल्दी से मेरे साथ साथ लिख लो आप लोग नोटबुक में रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? डेबिट what comes in and credit what goes out। credit what goes out कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है बच्चा पार्टी, अगर हमारे पास कुछ भी आएगा तो हम उसको डेबिट करने वाले हैं, और अगर हमारे पास से कुछ भी जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करने वाले हैं। एकदम लेमैन जैसे आपको पढ़ाएंगे। रियल पर्सनल नॉमिनल को किनारे लग दो, तुमको बिना इन सब झंझटों के भी आपको जर्नल एंट्री समझ में आएगी, जो कि बहुत बेसिक तरीके से आप सीखने वाले हैं। जरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा मैंने मोबाइल परचेज किया है, लिखा मोबाइल परचेज्ड, और मैंने मोबाइल परचेज किया लेट से 1 लाख रुपए का। हो सकता है आजकल तो मोबाइल 1 लाख रुपए के आ रहे। तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा। क्या क्वेश्चन पूछूंगा? क्या आ रहा है मेरे पास? व्हाट इज कमिंग इन? अपने आप तुमको आंसर मिलेगा। क्या आ रहा है मेरे पास? तुम्हें आंसर मिल गया, मेरे पास मोबाइल आ रहा है। तो जो भी आता है हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो हम लिखेंगे मोबाइल, A/C का मतलब होता है अकाउंट, DR का मतलब होता है डेबिट। याद है ना फॉर्मेट? सब बच्चों को अभी अभी फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेबिट का अमाउंट डेबिट की साइड पर लिखा जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट की साइड पर लिखा जाएगा। तो मेरे पास मोबाइल आ रहा है, कितने रुपए का मोबाइल आ रहा है बेटा? 1 लाख रुपए का। तो मैंने यहां लिख दिया मोबाइल अकाउंट डेबिट। फिर इसी क्वेश्चन में आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे इसी क्वेश्चन से कि भाई मेरे पास से क्या जा रहा है? तुम्हें आंसर मिल गया कि नहीं? भाई मोबाइल खरीदा तो मेरे पास मोबाइल आया, और मेरे पास से जा क्या रहा है? मेरे पास से जा रहा है पैसा। तो लिखेंगे जाता है जो, व्हाट गोज आउट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, और क्रेडिट को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? टू से। क्या गया मेरे पास से? कैश। टू कैश अकाउंट।
मेरे पास से कितना कैश चला गया? 1 लाख रुपए का। आपको हर जर्नल एंट्री के साथ एक नरेशन भी लिखना होता है। नरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इस एंट्री में क्या हुआ, उस जर्नल में क्या एंट्री हमने पास की, क्या है ये, उसको लिखकर भी बताओगे। जैसे मैं यहां बता रहा हूं, बीइंग मोबाइल परचेस्ड। बात समझ में आ रही है? मैंने मोबाइल खरीदा। भाई देखो, हम तुम जर्नल पढ़ रहे हैं, हमें तुम्हें अकाउंटेंसी आती है, लेकिन ऐसा कोई दूसरा आदमी साइंस लिया होगा, ह्यूमैनिटीज लिया होगा, उसको अकाउंटेंसी नहीं आती है, तो वो ये नरेशन पढ़ के समझ सकता है कि ये एंट्री क्या कह रही है। समझ में आई कि नहीं आई? मान लेते हैं ये मैंने खरीदा था जनवरी 1 को, तो मैंने डेट भी लिख दी 2025। तो क्या बेसिक से क्वेश्चन समझ में आया कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है? हमें क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछ लेना है। यहां लिखा मोबाइल परचेज, तो हम सोच रहे हैं क्या आया मेरे पास, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने बोला, लेट्स से सोल्ड कार ₹6 लाख, मेरे पास एक कार थी, मैंने उसे बेच दिया। सिंपल सी बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब हम पूछेंगे क्या आ रहा है मेरे पास, व्हाट इज कमिंग इन, तो तुम्हारे पास से जवाब आया, मेरे पास आ रहा है पैसा। मैंने कार बेची ना, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पैसा आएगा। पैसा बोले तो कैश, कैश अकाउंट डेबिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने का मैंने कार बेची, तो डेबिट साइड पर लिख दिया 6 लाख, ये वाली डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, और ये लेजर फोलियो होता है। मैंने आपको अभी जर्नल के फॉर्मेट में बताया। अब इसी क्वेश्चन से हम अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है? आंसर मिला, मेरे पास से मेरी कार जा रही है। तो जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, टू से। तो यहां लिखेंगे टू कार अकाउंट, मेरे पास से कार चली गई। और हम नरेशन में क्या लिख सकते हैं, बीइंग कार सोल्ड। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया होगा वो हम यहां लिख लेंगे। तो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, यह तुम्हें बेसिक सी बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें क्या पूछना है, क्या आ रहा है मेरे पास से, व्हाट इज कमिंग इन, और क्या जा रहा है मेरे पास से, व्हाट इज गोइंग आउट। चलो बेटा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आप और करके दिखाओ। जैसे मैंने बोला परचेस्ड फर्नीचर, मैंने बोला परचेस्ड फर्नीचर, और मैंने फर्नीचर खरीदा है लेट्स से 50,000 रुपए का। अब क्या बोलोगे तुम, इसको कैसे जर्नल में उतारोगे? फर्नीचर खरीदा, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज कमिंग इन, मेरे पास क्या आ रहा है। आंसर मिल जाएगा, मेरे पास फर्नीचर आ रहा है। तो जो भी आएगा उसको हम करेंगे डेबिट, बिकॉज हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या बात समझ में आ रही है? आपने ये सारी चीजें अपने स्कूल में रियल पर्सनल नॉमिनल से पूछी हैं, पढ़ी हुई हैं। ये आपके स्कूल के टीचर रियल पर्सनल नॉमिनल से ही इसको पढ़ा रहे होंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैं रियल पर्सनल नॉमिनल से भी पढ़ा सकता हूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले वैसे भी वीडियोस बनाए हुए अपने चैनल पर, ठीक है ना? तो फर्नीचर आया मेरे पास से क्या जा रहा है? आंसर मिलेगा, मेरे पास से कैश जा रहा है। तो आंसर आ गया टू कैश अकाउंट। मेरे पास 50,000 रुपए का फर्नीचर आया और मेरे पास से 50,000 रुपए चले गए। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। क्या बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को नरेशन भी क्लियर हो रहा है ना, हम कैसे लिख रहे हैं, हम कैसे रूल को क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। यह बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको यह समझ में आ जाए कि रूल हमारे क्वेश्चन में अप्लाई कैसा हो रहा है, तो तुमको एकदम बढ़िया तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। चलो भैया चलो, हम आगे बढ़ते हैं। एक तो रूल बता दिया, हम आते हैं अगले रूल पर। 3 रूल ही होते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा, डेबिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे खर्चे, सारे नुकसान को आप डेबिट करने वाले हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना या क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
सारी इनकम को और सारी गेन को हम लोग क्रेडिट करने वाले। तो पहला रूल भी समझ में आ गया, दूसरा रूल भी समझ में आ गया। अब जरा हम रूल नंबर 3 भी यहां लिख देते हैं ताकि आपको तीनों रूल किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होंगे अनऑर्थोडॉक्स तरीके से, जिसमें आपको कुछ याद ना करना पड़े, कुछ क्लासिफाई ना करना पड़े, वो देख लेते हैं। तीसरा रूल क्या आता है बेटा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी कुछ रिसीव कर रहा है उसको हमें डेबिट करना चाहिए और जो भी कुछ पे कर रहा है उसको हमें क्रेडिट करना चाहिए। अब मैं यहां पर आपको इन तीनों रूल का मर्जर बताने जा रहा हूं। अब यह बताओ बच्चा पार्टी, आप डेबिट कौन सी तीनों चीजें करते हैं? डेबिट हम क्या करते हैं? या तो कुछ मेरे बिजनेस में आ रहा हो, मतलब वॉट कम्स इन, अगर कुछ मेरे बिजनेस में आएगा हम उसको डेबिट करेंगे। या हम किस चीज को डेबिट करेंगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, कुछ खर्चा वगैरह हो गया उसको डेबिट करेंगे। या हम किसको डेबिट करेंगे? रिसीवर को। इसके अलावा पूरे जर्नल में किसी और चीज को डेबिट नहीं किया जाता एक्सेप्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके ऊपर भी आऊंगा। सिमिलरली हम क्रेडिट किसको करेंगे? सिर्फ तीन चीज को क्रेडिट कर सकते हैं, जैसे कि क्या? वॉट गोज आउट, हमारे पास से जो जा रहा है हम उसको क्रेडिट करते हैं। या इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। या बेचा पार्टी हम गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो एक्चुअल में तुम्हारे पास यहां पर शॉर्टकट तरीके से समझ में आ गया, डेबिट तो सारी सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें होती हैं, व्हाट कम्स इन, या एक्सपेंस, या रिसीवर। क्रेडिट क्या होता है? या तो कुछ जा रहा है व्हाट गोज आउट, या होगा वो हमारा इनकम और गेन, या वो होगा हमारा गिवर। अब हम एक तुम्हें क्वेश्चन देते हैं। अब उस क्वेश्चन को तुम्हें समझना है कि हम वहां पर ये रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। आओ जरा एक एग्जाम्पल लिखकर तुम्हें बताता हूं। जैसे मैंने बोला रेंट पेड ₹10,000, मैंने रेंट पे किया है। अब बेटा तुमको पता है क्या है, तुम्हें इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन पूछोगे समझना, अगर जिसको ये तरीका समझ में आ गया ना उसके लिए जर्नल बिल्कुल हलवा चैप्टर बन जाएगा। अगर मैं पूछूं कि डेबिट पहली चीज कौन सी होती है? व्हाट कम्स इन। मैं इससे पूछ रहा हूं क्या आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है मेरे पास, ये जवाब ही नहीं दे रहा है, हमको आंसर मिल ही नहीं रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या आ रहा है मेरे पास। हम इससे अगला क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये एक्सपेंस और लॉसेस है? आंसर मिल गया, यस, रेंट पे कर रहे हैं, ये मेरा एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस होगा तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंस होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो हमने यहां लिखा रेंट अकाउंट डेबिट। कितने से रेंट डेबिट हो रहा है? 10,000 रुपए से। अब हम इससे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, मेरे पास से क्या जा रहा है? क्रेडिट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट गोज आउट। हम इससे पूछ रहे हैं मेरे पास से क्या जा रहा है, ये खुद ही जवाब दे रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। रेंट कैसे पे किया होगा? कैश में पे किया होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना पैसा गया रेंट में? 10,000। तो नरेशन क्या लिखोगे बच्चा पार्टी? बीइंग रेंट पेड। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आई? आपको रूल कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में यह समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर जिस भी बच्चे को रूल्स को अप्लाई करना आ गया, जितना ज्यादा बात करोगे, बोल बोल कर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा तुमको अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में रुचि आएगी और उतना ही अच्छी तुम अकाउंटिंग सीख पाओगे। अगर मैंने बोला रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम राज, ये क्वेश्चन क्या बोला? राज से मुझको 10,000 रुपए मिले हैं। आप क्वेश्चन पूछो इससे, डेबिट का कौन सा पहला क्वेश्चन होता है? व्हाट कम्स इन। मैं इससे पूछ रहा हूं क्या आ रहा है मेरे पास? जवाब मिल गया, क्या आ रहा है मेरे पास? पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है बच्चा पार्टी? 10,000 रुपीज। अब मैं क्रेडिट की बात पूछ रहा हूं,
क्या जा रहा है मेरे पास से? कुछ जवाब मिल रहा है क्या? कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। क्या ये मेरी इनकम है? क्योंकि अगला क्रेडिट का क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट हम क्या करते हैं? व्हाट गोज आउट, या कोई मेरी इनकम और गेन हो। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है इनकम या गेन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या था? गिवर कौन है? आंसर मिल गया, यस गिवर यहां पर राज है। कौन दे रहा है पैसा? राज दे रहा है। तो यहां लिखेंगे टू राज अकाउंट, राज का अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे इसके आगे, या बिना अपोस्ट्रोफी एस लगाए भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। टू राज अकाउंट, राज ने हमको 10,000 रुपए दिए, तो यहां क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राज। तुमको बच्चा पार्टी क्वेश्चन में रूल्स को कैसे अप्लाई करना है यह बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम क्वेश्चन से डेबिट के 3 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या आ रहा है? व्हाट कम्स इन, क्या ये एक्सपेंस है या लॉस है, क्या ये रिसीवर है। सिमिलरली क्रेडिट में हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हमारे पास से क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, या ये इनकम है या गेन है, या ये गिवर है। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से, ऐसा अप्रोच लगाने से कभी भी आपकी जर्नल एंट्री गलत होगी ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम आराम से ये बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या हौले हौले धीरे धीरे ये तुमको तुम्हारी आंखों के रास्ते दिल में ये कॉन्सेप्ट उतर रहा है कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहना, सो दैट मुझे समझ में आता रहे कि मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीका जरूर है ये जर्नल एंट्रीज को करने का, लेकिन पुरजोर तरीके से बता रहा हूं, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि ये एकदम कॉन्क्रीट तरीका है जिससे कभी भी बच्चे की जर्नल एंट्री, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो सीए के अंदर हो, कभी भी गलत नहीं होगी। चलो अब मैं आपको एक और एंट्री कराने चाह रहा हूं। आओ एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड ₹1,00,000। अब मेरी बात सुनना, ये गुड्स क्या होते हैं? गुड्स का मतलब एनीथिंग विच यू हैव परचेस्ड फॉर रीसेल। ऐसा कोई भी सामान जो तुमने खरीदा है बेचने के लिए, उसको हम गुड्स बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं? अगर ये लिखा गुड्स परचेज ₹1,00,000, तो बच्चा एंट्री क्या करेगा? व्हाट कम्स इन, तो इसको जवाब मिल गया गुड्स आ रहे हैं। गलती क्या करेगा? ये मैं गलत एंट्री बता रहा हूं। गुड्स अकाउंट डेबिट, बच्चा क्या एंट्री पास करता है? गुड्स अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए। फिर बच्चे ने इससे क्वेश्चन पूछा मेरे पास से क्या जा रहा है, तो बच्चे को समझ में आ गया मेरे पास से कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। 99% बच्चा यही गलती करके आएगा। अब मैं तुमको यहां पर बता रहा हूं, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको गुड्स ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट। परचेज किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। गुड्स खरीदना बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है। तो गुड्स अगर खरीदेंगे तो उसको परचेज बोलेंगे, और अगर हम गुड्स बेचेंगे तो हम उसको सेल्स बोलेंगे। जैसे इसी के नीचे मैं अगला क्वेश्चन कराऊं और मैंने लिखा गुड्स सोल्ड ₹50,000, मैंने गुड्स को बेच दिया, तो हमको क्या आएगा? मेरे पास क्वेश्चन पूछते ना व्हाट इज कमिंग इन, तो आंसर है सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? ₹50,000। समझ में आया? मेरे पास से गया क्या? गुड्स। जब हमारे पास से गुड्स जाते हैं हम उसको बोलते हैं सेल्स, और सेल्स किसी भी बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया जाता है टू सेल्स अकाउंट। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? और यहां नरेशन में क्या लिख सकते हैं? बीइंग गुड्स सोल्ड। सिमिलरली यहां वाले नरेशन में क्या लिख सकते थे? बीइंग गुड्स परचेज्ड। सब बच्चों को एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम कैसे जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं? सब बच्चों को यह क्लियर हो रहा है? चलो बेटा जी, हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला कंसेप्ट है हमारा क्रेडिट एंट्रीज। इस कंसेप्ट का नाम क्या है बच्चा पार्टी? इस कंसेप्ट का नाम है क्रेडिट एंट्रीज। अब क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट एंट्रीज, क्रेडिट का मतलब होता है यहां पर उधार वाली एंट्री। उधार समझते हो ना? उधार वाली एंट्री, उधार।
मतलब मैंने किसी से सामान ले लिया या मैंने किसी को सामान बेच दिया बिना कैश का ट्रांजैक्शन किए, तो उधार में मैंने वो एंट्री कर दी है। किसी से उधार में सामान खरीदते हैं तो वो बंदा हमारा क्रेडिटर कहलाता है। ये आपको मैं बता चुका हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर के अंदर। और अगर हम किसी को सामान बेचते हैं तो वो बंदा, उधार में अगर बेचा है तो वो बंदा हमारा डेटर कहलाता है। अब आओ इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, लेट्स से गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000। मैंने राम को 10,000 रुपए का सामान बेचा है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में नाम आ जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूं, किसी का नाम आ जाए, तो ये अज्यूम कर लेना कि ये एंट्री उधार की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है, अनटिल एंड अनलेस उस क्वेश्चन में कहीं कैश का जिक्र किया ना हो। क्या मैं कहना चाहता हूं, आओ समझते हैं। गुड सोल्ड टू राम। जनरली जब हम गुड सोल्ड करते हैं तो मेरे पास पैसा आता है, व्हाट कम्स इन इज ऑलवेज डेबिटेड ना, मेरे पास पैसा आएगा तो हमें कैश अकाउंट डेबिट करना चाहिए। लेकिन यहां पर मेरे पास कैश नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर राम को डेबिट करूंगा। कैश की जगह मैं किसे डेबिट करूंगा, राम को। तो राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट। कितना, 10,000 रुपए। और हमने गुड्स बेचे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्स। और सेल्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। रूल नंबर 2 में पढ़ा। सेल्स कितने की 10,000। अभी नरेशन में क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। हमने राम को सामान उधार पर बेचा है। ये एंट्री ये बोल रही है। अगर यहां पर राम का नाम ना होता तो हम एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मेरे पास पैसा आता। अभी पैसा नहीं आया तो कैश की जगह क्या लिखें, नाम, जिसको हमने सामान बेचा है। क्या ये बात समझ में आ रही है। क्रेडिट एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये क्लियर हुआ सब बच्चों को। एक क्वेश्चन इसमें और देख लिया जाए, चलो एक और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सलमान। सलमान भाई, वही अपने सलमान भाई, सलमान भाई से सामान खरीदा है मैंने, लेट्स से 1,00,000 रुपए का। गुड्स परचेज फ्रॉम सलमान। अब बताओ हम क्या डेबिट करेंगे, व्हाट इज कमिंग इन। मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं परचेजेस, एक्सपेंस है। तो यहां लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स खरीदा है, 1,00,000 रुपए का। अच्छा, मेरे पास से जा क्या रहा है, मेरे पास से जाना चाहिए था कैश, लेकिन गया नहीं, ये उधार पे एंट्री लिख रहे हैं हम लोग। तो कैश की जगह क्या लिख देंगे, सलमान भाई का नाम, जिससे भी सामान खरीद रहे हैं, टू सलमान अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सलमान अकाउंट। क्या सब बच्चों को ये एंट्री समझ में आ रही है। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सलमान। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं। सब बच्चों को ये बात एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं उतरी, जल्दी से बताओ मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर। ये बेसिक एंट्रीज हैं जो हम कर रहे हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। सबको समझ में आया ना। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यार हम आपको क्रेडिट एंट्रीज तो बता दिए, अब कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होंगी। वो क्या होती हैं, आओ जरा देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा बच्चा पार्टी, मान लो कि गुड्स परचेस्ड ₹1,00,000। तो इसकी हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, हमें पता है गुड्स परचेज किए हैं, तो एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। कितने की परचेजेस की है हम लोगों ने, डेबिट पे लिख दिया 1,00,000 रुपए। और हमारे पास से क्या गया, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिख दिया 1,00,000 रुपए, और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड। समझ में आ रही है बात, ये तो हम लोग पहले भी एंट्री कर चुके हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा हो, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, राम से सामान खरीदा है 1,00,000 रुपए का,
तो हम ये मान लेते हैं कि ये एंट्री कौन सी होती है, क्रेडिट एंट्री। तो अब कैश की जगह नाम आ जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी इस केस में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कैश की जगह क्या लिखेंगे, टू राम्स अकाउंट। ठीक है ना भाई, 1 लाख रुपए यहां, 1 लाख रुपए यहां। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई एग्जाम में, ठीक है ना। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। लेकिन अब मान लो ये लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹1 लाख फॉर कैश। अभी ये क्या बोला कि मैंने राम से तो सामान खरीदा है, लेकिन मैंने अमाउंट जो सामान जो खरीदा है वो कैश देकर खरीदा है। तो ये क्रेडिट एंट्री ना हो के कैश की एंट्री बनेगी, मतलब सेम एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं बेटा। तो आपको इन तीनों की एंट्री में डिफरेंस मेकआउट करना समझ में आ रहा है कि गुड्स परचेज लिखा है 1 लाख तो क्या एंट्री पास होगी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिखा है तो क्या एंट्री पास होगी, और गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश लिखा है तो क्या बात होगी। तो चलो भाई अब हम बढ़ते हैं कुछ बेहतरीन सा टॉपिक करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कुछ 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 एंट्रीज आपकी दी होती हैं, जैसे कि क्या, आओ देखते हैं। एक एंट्री दे रखी है, started business with cash, started business with cash, 1 लाख रुपए। मैंने 1 लाख रुपए लाकर बिजनेस को सेटअप किया है। आपको एक बात पता है, अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए पैसे लेकर आता है तो लाए गए हुए पैसे कहलाते हैं कैपिटल। ये मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बता भी दिया है। तो बिजनेस में पैसा आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया है बच्चा पार्टी, 1 लाख रुपए आया है। और जब लाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया है, एसेट्स को डेबिट करते हैं और लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू कैपिटल, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। क्या बात समझ में आ रही है, सब बच्चों को समझ में आया। इस तरह की स्पेशल एंट्री आई तो कैसे ट्रीटमेंट हो जाएगा। चलूं बढ़ूं आगे। अब देखो एक और स्पेशल केस मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैंने आओ जरा समझते, अगर ये मैं हूं, ठीक है ना, लेट्स से मेरा नाम है राज, अरे वही सिमरन वाला राज, डीडीएलजे वाला वही राज। अब तुम लोगों ने तो पिक्चर देखी नहीं होगी इतनी पुरानी शाहरुख खान की, खैर मैं बताता हूं। इसका नाम है राज। राज ने सामान खरीदा है पिंकू से, पिंकू एक लड़का है, उससे इसने गुड्स खरीदे। तो गुड्स खरीदने को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स खरीदने को बोलते हैं हम लोग परचेजेस, ठीक है ना। और मान लो गुड्स इसको पसंद नहीं आए, इसने कुछ गुड्स पिंकू को वापस कर दिए, इसको बोलते हैं हम लोग परचेज रिटर्न। इसे क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। खरीदने को बोलते हैं परचेजेस, और वापस कर दिया मैंने अगर गुड्स तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। आओ जरा समझते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे लेट्स से मैंने लिखा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पिंकू, पिंकू से सामान खरीदा 1 लाख रुपए का। और अगला क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न्ड टू पिंकू, 10,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए। अब इसमें एंट्री हम क्या पास करेंगे भैया लोग, समझो। हमने गुड्स खरीदा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस, गुड्स आ रहे हैं तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जनरली एंट्री क्या होती है, टू कैश, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, पिंकू से सामान खरीदा है तो टू पिंकूज अकाउंट। कितना रुपए, 1 लाख रुपए। नरेशन तो अब लिख ले जाओगे ना आप, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पिंकू। और अब हम पिंकू को सामान वापस कर रहे हैं, अब इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। अगर खरीदते समय परचेज डेबिट होता है तो हमारे पास से जाते समय परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। इस केस में उल्टी एंट्री बनेगी, मतलब पिंकूज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
कितने का सामान वापस कर दिया? 10,000 का सामान वापस कर दिया। अब इसका नरेशन लिख सकते हो ना, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पिंकू। खरीदने की एंट्री क्या हुई और वापस करने की एंट्री क्या हुई, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको क्लियर है ना बच्चा पार्टी? ये बात एग्जैक्टली क्लियर है ना? चले आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, मान लेते हैं ये मैं राज हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा था, मैं हूं राज। अब मैंने एक लोग को सामान बेचा, मैंने बेचा सेल्मोन भाई को सामान, सेल्मोन भाई को, सेल्मोन भाई को, सेल्मोन भाई को मैंने सामान बेचा। मान लो 1 लाख रुपए का मैंने सामान बेचा, तो ये मेरी सेल्स कहलाएंगी। अब सेल्मोन भाई को सामान समझ में नहीं आया, सेल्मोन भाई ने मेरे को 25,000 रुपए का सामान वापस कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैंने अगर सामान बेचा तो वो कहलाएगा सेल्स, और बेचा हुआ सामान अगर वापस आ जाए तो उसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। चलो इसकी भी एंट्री पास करके देखते हैं बच्चा पार्टी। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू सेल्मोन। मुझे पता है सलमान की स्पेलिंग अलग है, लेकिन सेल्मोन कितने का बेचा? 1 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है, गुड्स रिटर्न्ड बाय सेल्मोन, 25,000 रुपए। अब इन दोनों की एंट्री कैसे पास होगी? अगर मैंने गुड्स बेचा है, उधार में बेचा है, तो एंट्री क्या होगी? कैश की जगह हम क्या लिखेंगे? सेल्मोन का नाम। तो सेल्मोन्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का सामान बेचा है? 1 लाख रुपए का। बेचे हुए सामान को बोलते हैं सेल्स, सेल्स हमारी इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। याद है ना रूल नंबर 2? क्या ये बात समझ में आई? नरेशन लिख सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सेल्मोन। अब सेल्मोन ने सामान वापस कर दिया, इसकी एंट्री होगी रिवर्स, तो मतलब अब एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्मोन्स अकाउंट, टू सेल्मोन्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? एक, कितने का वापस कर रहे हैं? 25,000, 25,000। सब बच्चों को क्या ये बेसिक सी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। टू सेल्मोन्स अकाउंट लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि इसकी रिवर्स एंट्री बनाई है। खरीदने की, बेचने की एंट्री ये, बेचा हुआ सामान वापस आया तो ये एंट्री। सब बच्चों को बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है ना? सबको क्लियर हो रही है ना बात बच्चा पार्टी? चले आगे बढ़े, अगले कंसेप्ट के ऊपर आया जाए। चलो भाई, अगला कंसेप्ट है हमारा डिस्काउंट। आपने सुना होगा कि भैया डिस्काउंट भी तो कुछ होता है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है, और इस तरह की एंट्री, मतलब ट्रेड डिस्काउंट के केस में अलग से कोई एंट्री पास नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। कैसे, आओ समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में मैंने लिखा, नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड, ओनली अमाउंट इज एडजस्टेड। ओनली अमाउंट इज एडजस्टेड। एग्जाम्पल देखते हैं, आओ समझते हैं। मैंने लिखा, गुड्स परचेज्ड ₹1 लाख फ्रॉम राज, और ब्रैकेट पे लिखा है ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो मुझे ये बताओ, 1 लाख रुपए का मैं सामान खरीद रहा हूं और मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 20% का। तो एक्चुअल में मेरे को ये सामान कितने का पड़ रहा है? भैया 1 लाख रुपए का सामान खरीदने जा रहे हैं, 20% का डिस्काउंट लगेगा, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया? 20,000 रुपए का। तो एक्चुअल में मुझे सामान कितने का पड़ गया? 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया डिस्काउंट का, तो ये सामान मुझे पड़ा 80,000 रुपीज का। सब बच्चों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस केस में हम एंट्री क्या बनाएंगे? हमने गुड्स परचेज किया, एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज को क्यों डेबिट करते हैं हम समझ में आ रहा है ना? और टू, उधार में एंट्री है तो नाम लिख देंगे जिससे खरीदा, टू राज अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा?
इस केस में अमाउंट कितना लिखेंगे अपन लोग? 80,000 रुपीज। गुड्स परचेज फ्रॉम राम की एंट्री आपको समझ में आई। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट क्यों लिखा? यहां पे कुछ अलग सी एंट्री पास नहीं की, लेकिन ये हम लोगों ने अमाउंट एडजस्ट करके दिखाया। 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो हमें फाइनल अमाउंट 80,000 यहां पर लिखकर दिखाना पड़ेगा। अब हम अगले डिस्काउंट की तरफ बढ़ते हैं और वो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। कई कई बार होता है कि अगर आप किसी भी वेंडर को, किसी भी सेल्समैन को आप ये बोलो कि मैं तुरंत पैसा दे दूंगा, तो आपको कुछ अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और याद रखना, इसकी सेपरेट जर्नल एंट्री पास होती है, तो यहां लिखेंगे सेपरेट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। इसकी सेपरेट जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। अब कैसे पास करेंगे आओ समझते हैं। डिस्काउंट दो तरह से होगा, या तो मुझे मिलेगा डिस्काउंट, या मैं किसी को डिस्काउंट देने वाला हूं। कैश डिस्काउंट में क्या होगा? या तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, या तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और या तो बेटा डिस्काउंट अलाउड होगा। अब ये बताओ, मुझे डिस्काउंट मिलता कब है? डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा? जब मैं कुछ सामान खरीद रहा हूंगा। परचेज के टाइम पर डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट हम देते कब है? जब हम सामान को सेल कर रहे होते हैं। तो परचेज के समय लगने वाला डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और सेल करते समय वाला डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह का फायदा है, एक तरह की इनकम है, तो इसको हमेशा किया जाता है क्रेडिट। सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड हम किसी को देते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको किया जाता है डेबिट। क्या ये बात भी समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखा जाए, चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा जी। अगर मैंने बोला गुड्स परचेस्ड ₹1,00,000 और ब्रैकेट में लिखा है CD इज इक्वल टू 10%, मतलब कैश डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। तो अब एंट्री क्या बनेगी? हमने गुड्स परचेज किया, एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? टू क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट। और हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो इनकम है, तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितना डिस्काउंट मिलेगा? 1,00,000 रुपए का सामान है, 10% का डिस्काउंट बोले तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब तुम्हें सामान कितने का पड़ा? 90,000 रुपीज का। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोग को? 1,00,000 रुपए का सामान खरीदना था, जिसमें से आपने 90,000 रुपीज कैश में दे दिए, और आपको डिस्काउंट मिल गया 10,000 रुपए का। क्या ये बात समझ में आ रही है? सब बच्चों के लिए एकदम क्लियर है ना? अगर ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन और कराया जाए, जैसे कि मान लो मैंने बोला गुड्स सोल्ड ₹1,00,000 और ब्रैकेट पे ले रखा है ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट 20%। ये क्वेश्चन दिया। इस बार मैंने सामान बेचा है और मैंने डिस्काउंट दिया है। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए हो जाएगा एक तरह का एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बनेगी? गुड्स बेचा तो पैसे आने चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया है, लॉस है एक तरह का, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और हमने बेचा है, सेल्स इनकम है, टू सेल्स अकाउंट, इसलिए सेल को क्रेडिट कर दिया। मैंने सामान कितने का बेचा? 1,00,000 रुपए का। मैंने डिस्काउंट कितना दिया? कैश 20%, तो 20,000 तो मैंने डिस्काउंट दे दिया। 1,00,000 के सामान पे अगर मैं 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 80,000 रुपीज मिलेगा। और टू सेल्स में कितना लिख देंगे हम लोग? 1,00,000 रुपए। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर हो रहा है ना ये टॉपिक, कि भैया कैश डिस्काउंट परचेज के समय क्या होगा और कैश डिस्काउंट सेल्स के टाइम पर हम कैसे लगा रहे होंगे। सबको क्लियर है? चले बढ़े। अब एक ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जिसपे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों मिलकर आएंगे। तो चलो भाई बढ़ते हैं। चलो बेटा भाई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ट्रेड और कैश डिस्काउंट को मर्ज करके मैं देने जा रहा हूं, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन होगा। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं।
मैंने बोला गुड्स परचेस्ड ₹1,00,000 और ब्रैकेट में लिखा है ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 20%। ये क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि डिस्काउंट लगाने का ना एक सीक्वेंस होता है। हमेशा पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, उसके बाद हम बचे हुए अमाउंट पर कैश डिस्काउंट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं अमाउंट की एंट्री बताने जा रहा हूं कि एंट्री क्या पास करेंगे और अमाउंट को सेटल कैसे करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं 1,00,000 रुपए का सामान खरीद रहा हूं, इस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% बोले तो 10,000 रुपीज का लग जाएगा ना ट्रेड डिस्काउंट। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 90,000 रुपीज। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना लगेगा? 20%। तो 90,000 का 20% कितना होता है? 18,000। ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। इसका मतलब मेरे को सामान पड़ा कितने का? 72,000 रुपीज का। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? आओ देखो, हमने गुड्स परचेज किया तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। हमने कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, और हमें डिस्काउंट मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना भाई। हमें डिस्काउंट कितने का मिला है? हम सिर्फ कैश डिस्काउंट की तो एंट्री पास करते हैं, 18,000। हमने कैश कितना पे किया है? 72,000। टोटल कितना आ जाएगा? 90,000। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मर्ज होकर आएंगे तो हम कैसी एंट्री पास करने वाले हैं? सब बच्चों को ये क्लियर हुआ? ऐसा सिमिलर हम सेल्स के समय भी तो कर सकते हैं। आओ क्वेश्चन देखो, अगर मैंने ये बोला गुड्स सोल्ड ₹1,00,000, अब बोला ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, क्या हम इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हैं? सबसे पहले आप इस चीज को सॉल्व करो। मैं 1,00,000 रुपए का सामान बेच रहा हूं, इस पर मैंने ट्रेड डिस्काउंट लगाया है 20% का। 1,00,000 पर 20% बोले तो 20,000 रुपए, ये ट्रेड डिस्काउंट है। अमाउंट कितने का हो गया? अब 80,000 रुपीज का। इस 80,000 पर हम कैश डिस्काउंट लगाएंगे, वो कितना लगेगा? 10%। 10% कितना आया? 8,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट। मतलब हमें सामान कितना मिलने वाला है, मतलब मुझे कितना पैसा मिलने वाला है सेल्स के बाद? 72,000। एंट्री क्या होगी? गुड्स बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और सेल्स की है, सेल्स इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? हमें कितना पैसा मिलेगा? 72,000। हमने डिस्काउंट कितना दे दिया? 8,000। और सेल्स में कितना आ जाएगा? 80,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। तो सब बच्चों को अब यहां जाकर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, और दोनों का मर्ज होकर अगर क्वेश्चन आया तो कैसा आएगा, सब बच्चों को ये क्लियर हो गया है कि नहीं? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलो बच्चा पार्टी, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है क्या भाई? अगला टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंट्रीज का। अब यार ये ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जरा समझते हैं। आपको इस तरह से असेट्स और लायबिलिटीज को मिला जुलाकर क्वेश्चन में दिया होगा। आपने करना क्या है? आपको सिंपल सी चीज है, सारे असेट्स को करना होता है डेबिट और सारी लायबिलिटीज को करना होता है क्रेडिट। फिर निकालते हैं हम लोग बैलेंसिंग फिगर। जैसे कि यहां पर असेट्स में क्या क्या दे रखा है, पहले मैं इसको नोट करके तुम्हें सारे फॉर्मेट में ये डालता चला जाता हूं। चलो बच्चा, चलो फटाफट से देखते चलते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हमको दे रखा है कैश। कैश एक असेट होता है तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 8,000। तो ये हमने डेबिट साइड पर लिख दिया ना। फिर दे रखा है बैंक बैलेंस। बैंक भी असेट होता है, इसको भी डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बैंक का बैलेंस दे रखा है? 20,000। फिर स्टॉक दे रखा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये हो गया मेरा 54,000। उसके बाद दे रखा है डेटर्स। डेटर्स भी असेट होता है, इसको भी डेबिट कर दिया। डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितना है डेटर्स बेटा? 47,000। फिर आते हैं हम लोग मशीनरी, ये भी असेट है, मशीनरी को भी डेबिट कर देते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है ना। मशीनरी दे रखा है 1,60,000, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होता है लायबिलिटी,
तो लायबिलिटी को हम लोग करते हैं क्रेडिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, कितना दे रखा है 20,000। फिर दे रखा है कैपिटल, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, उसको भी क्रेडिट कर दिया टू कैपिटल अकाउंट। कितना दे रखा है 3 लाख। अब जरा डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का टोटल करो, देखो कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। डेबिट का टोटल करते हैं हम लोग 8,000 प्लस 28,000 28,000, 28 प्लस 54,000 प्लस 47,000 प्लस 1,60,000, तो ये हो गया 2,89,000। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,89,000 और क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 3,20,000। अगर बैलेंसिंग फिगर हम उधर डालेंगे जिधर बैलेंस कम आ रहा है, अभी देखो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का बैलेंस कम है, तो यहां के बैलेंसिंग फिगर को बोला जाता है गुडविल। तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ये क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे? 3,20,000 माइनस 2,89,000, कितना आएगा भाई? 3,20,000 माइनस 2,89,000, ये आ गया 31,000। अगर बेटा कभी ऐसा हो जाए कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा हो और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम हो, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना वो क्रेडिट साइड पर लगाया जाएगा और उसे बोलेंगे कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को ओपनिंग एंट्री एकदम क्लियर हुई? चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, उससे मुझे पैसे लेने थे, तो वो बंदा कहलाएगा मेरा डेटर। अब डेटर मेरा पैसा नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन डेटर ने मना कर दिया पैसे देने से, तो आपका लॉस हो जाएगा। इस लॉस को बैड डेट्स कहते हैं। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है रवि हु ओड अस 1 लाख रुपए, मतलब रवि को हमें देने थे 1 लाख रुपए, इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना। एंड 30 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 30 पैसा ही उससे रिकवर हो पाया। 30 पैसा इन अ रुपी का मतलब होता है 30% की सिर्फ और सिर्फ रिकवरी हो पाएगी। देखो बेटा 1 लाख रुपए मिलने थे, उसका सिर्फ 30% ही मुझे मिल पाएगा, तो 30,000 सिर्फ रिकवरेबल है और 70,000 का बैड डेट्स हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तब हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे भाई? जो पैसा मिल गया उसको डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिल रहा है? 30,000। बैड डेट्स लॉस हो गया, लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो गया? 70,000। और इसी में लिखेंगे किससे मिलना था? टू रवि, तो यहां पर आ जाएगा 1 लाख। इसमें नरेशन लिख सकते हो बीइंग कैश रिकवर्ड। सब बच्चों को बात समझ में आ रही? कितना पैसा मिला उससे हमको? 30,000 रुपीज ही हमको मिले। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? एकदम ये टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? बैड डेट्स क्या होते हैं सबको समझ में आया ना बच्चा पार्टी? चले बढ़े अगले टॉपिक पर आ जाएं। चले बच्चा पार्टी, आपको बैड डेट्स की भी एंट्री अब समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं कुछ स्पेशल एंट्रीज की तरफ, जो सही में आपका जीना हराम कर देती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एक एक करके वो स्पेशल एंट्रीज आपके सामने लेकर आता हूं। अब पहली एंट्रीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एंट्री जो पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब उस बंदे ने हमें पहले पैसे नहीं दिए थे, अब बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो हमें पैसे दे रहा है, तो उसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल बोलता हूं, रवि was declared as bad debts paid 10,000। एक रवि था जो कि बैड डेट डिक्लेयर हो चुका था, अब वो मुझे 10,000 रुपए दे रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे? मरे हुए पैसे वापस मिल जाना। इसका मतलब ये मेरी रिकवरी हो गई। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज मेरे पास पैसे आ रहे हैं, 10,000 रुपीज डेबिट साइड पे लिख दिया। बैड डेट्स रिकवर्ड एक तरह की आपकी इनकम हो गई, गेन हो गया, तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग
बैड डेट्स रिकवर्ड। सब बच्चों को क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोग आने जा रहे हैं। बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा कोई एक्सपेंस विच इज येट टू बी पेड, जो अभी पे नहीं हुआ है, मतलब येट टू बी पेड है, मतलब ये अगेन अभी भी आपकी लायबिलिटी बना हुआ है। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला सैलरी ऑफ 20,000 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? बकाया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए हो गया लायबिलिटी, और लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। लेकिन सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, स्पेशल एंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है ना? कितना अमाउंट है? 20,000। नरेशन क्या लिखोगे बेटा? बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों पहाड़ी? आगे बढ़ा जाए, अगला देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो आपने समय से पहले पे कर दी है। प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए असेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है आपके लिए? एसेट होता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बोला मैंने, रेंट प्रीपेड ₹2000, 2000 रुपए का रेंट मैंने प्रीपे कर दिया, मेरे लिए असेट है, और असेट को क्या किया जाता है? डेबिट। तो यहां पर एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और जितना भी प्रीपे किया है उसे लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे इस तरह की एंट्री में? बीइंग रेंट प्रीपेड। सब बच्चों को समझ में आया? प्रीपेड रेंट को हमने डेबिट क्यों किया है? बात समझ में आया है? क्लियर? सब बच्चों को प्रीपेड को हम लोग एडवांस भी बोलते हैं, कभी भी गलती मत करना, ठीक है ना बेटा जी? चलो अब आते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर। जैसे आपने कोई स्कूटी खरीदी, उसको इस्तेमाल किया, उस इस्तेमाल करने से उसकी कुछ वैल्यू में कमी आ जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है ना? और डेप्रीसिएशन किस पर लगता है? असेट पर लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला चार्ज डेप्रीसिएशन, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपए। इस 1 लाख पर मुझे 10% का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। 10% कितना आ जाएगा? 10,000। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है। कितना आएगा? 10,000। और डेप्रीसिएशन लग किस पे रहा है? टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को एक्चुअल में हम लोग क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है। असेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और असेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसे क्या किया जाएगा? डेबिट। बात समझ में आ रही है? और यहां पर नरेशन क्या लिख सकते हो? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। सब बच्चों को बात समझ में आई? आओ जरा कुछ और स्पेशल एंट्रीज देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस में प्रोप्राइटर ओनर ने लगाया होता है। उसके ऊपर हर बिजनेस अपने ओनर को कुछ इंटरेस्ट पे करता है। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट देना एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट आप एक्सपेंस जैसा करते हो, मतलब इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? मैं डायरेक्ट एंट्री बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किस पे लगेगा? कैपिटल पे, टू कैपिटल अकाउंट। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है ना बच्चे? पाड़ी चले आगे बढ़ जाएं हम लोग।
चलो भैया बढ़ते हैं। अगली बात क्या हो जाएगी? अगली बात क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जब भी अपना ओनर बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है फॉर पर्सनल यूज, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इस पर ना ओनर को, बिजनेस को पैसे देने पड़ते हैं, ड्रॉइंग्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है बच्चा पार्टी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट क्यों किया है? बिकॉज बिजनेस में ये एक तरह की इनकम है, गेन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, हम लोग देखते हैं ये ड्रॉइंग्स इन गुड्स क्या हुए। अगर हम बिजनेस से कैश विड्रॉ करते तो एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिमिलरली अगर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉइंग्स में, तब एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आपने गुड्स खरीदे थे तो उसे हम लोग क्या करते थे? परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे। गुड्स हमारे पास से चले गए, ओनर ने गुड्स ले लिया, बेचा नहीं है, ओनर ने गुड्स ले लिए, तो टू परचेजेस अकाउंट। अगर मैंने गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी है, चैरिटी में दे दिया, तो एंट्री क्या बन जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी आपका एक तरह का लॉस हो गया, और गुड्स आपने दे दिए हैं फ्री में, तो टू परचेजेस अकाउंट। बात समझ में आ रही है? अगर गुड्स बेच दिए होते तो टू सेल्स अकाउंट होता, चैरिटी में दे दिए, लॉस हो गया। अब जैसे देखा हमने अगली एंट्री, वो क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल का यहां पर क्या मतलब है? हम फ्री सैंपलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और गुड्स दे दिए तो टू परचेजेस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट डेबिट क्यों है? आपके दिमाग में अगर ख्याल आ रहा हो तो, एडवर्टीजमेंट एक तरह का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट करना पड़ेगा। अगर मान लो गुड्स चोरी हो गए या आग लग गई, उस केस में क्या एंट्री होगी? लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो गए हैं, या फायर, अगर आग लग गई है। लॉस है तो डेबिट कर दिया, और हमारे पास से क्या चला गया? गुड्स, और हमारे पास से गुड्स जाता है तो हम क्या क्रेडिट करते हैं? टू परचेसेस अकाउंट। सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है ना? पता है बेटा, कभी कभी आपको लॉस के केसेस में ना इंश्योरेंस की बात को भी डिस्कस किया जाता है। आओ जरा हम लोग इंश्योरेंस वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहां लिखते हैं इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड होंगे लॉस के केस में, सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को बताओगे। क्या बताओगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या बताओगे? जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो गया, टू लॉस बाय थेफ्ट, फायर लग गई, टू लॉस बाय फायर। ये एंट्री किस लिए पास करते हैं? ताकि हम इंश्योरेंस कंपनी को बता सकें कि हमारा लॉस हो गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? हमको इंश्योरेंस क्लेम देगी। अगर मान लो फुल क्लेम दे दिया, इफ फुल क्लेम इज रिसीव्ड, इफ फुल क्लेम इज रिसीव्ड, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। किसने पैसे दे दिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे नहीं दिए, तब क्या होगा? अगला केस लिख लेते हैं। इफ फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, मान लो मेरा लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का, और कंपनी ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपीज दिए हैं, तो अगेन मेरा लॉस फाइनली हुआ कितने का? 20,000 का। उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? उस केस में एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, या जो भी है रीजन, फायर या कुछ भी, टू इंश्योरेंस कंपनी। तुम्हें पता है बच्चा पार्टी, हमने यहां पर लगभग लगभग
सारी जर्नल एंट्रीज को कर लिया है। ठीक है ना? सब बच्चों को यहां तक समझ में आया?